हेलो स्टूडेंट, रासायनिक गुण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पहला चैप्टर में हम लोगों ने देखा है, पहला पार्ट में, कि आपके सामने हमने रासायनिक गुण डिस्क्राइब कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। तो हमने पहला पार्ट में एक रासायनिक गुण आपको हाइड्राइड के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग लेके आए हैं ऑक्साइड का बनना। ऑक्साइड के बारे में इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग ऑक्साइड का बनना, रासायनिक गुण पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है कि पूरा वर्ग 16 हम लोग आज कंप्लीट कर लें वीडियो के हिसाब से। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइडों का बनना। ऑक्साइड, ये जो आपका वर्ग 16 के तत्व होते हैं वो दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। एक आपका EO2 एवं दूसरा EO3 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें आपका E जो है ACTE, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं EO2 के तत्व। तो EO2 के तत्व में अगर आप देखेंगे तो SO2 बनाएंगे ऑक्साइड, ACO2 बनाएंगे, TO2 बनाएंगे। SO2 बेसिकली क्या होते हैं, गैस होते हैं, और ACO2 और TO2 ये क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसको अवकारक गुण के हिसाब से लिखा जाए, तो अवकारक गुण के हिसाब से SO2 से TO2 की तरफ आने पर ये घटता है। मतलब सबसे ज़्यादा अवकारक गुण किसके पास होता है, SO2 के पास होता है। अब इसी में हम लोग कुछ इसका गुण देखेंगे। और SO2 जल से अभिक्रिया कर, जल से क्या करता है, अभिक्रिया कर ये लवण बना देते हैं, ये अम्ल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल। तो SO2 जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। जैसे मैं SO2 प्लस H2O ये बना दिए हैं H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं। लेकिन सल्फ्यूरस अम्ल को स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना मुश्किल है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो एक होता है SeO2, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, और जल के साथ अभिक्रिया करके सेलेनियस अम्ल बना देता है, H2SeO3, सेलेनियस अम्ल, सेलेनियस अम्ल बनाते हैं। ये सेलेनियस क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये दो क्या बना दिए, ये दो अम्ल बना दिए। उसी प्रकार ये लोग तो अम्ल बना देते हैं, ये बनाते हैं सेलेनियस अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल। उसी प्रकार TO2 जो होता है वो जल से अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि क्षार के साथ वो अभिक्रिया करके क्षार में घुलकर वो क्या बनाता है, टेल्यूराइट लवण बनाता है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ये बना दिया, इसने क्या किया, क्षार से NaOH से ये अभिक्रिया कर लिया। अभिक्रिया करने के बाद ये सोडियम टेल्यूराइट बनाया है। क्या बनाया, सोडियम टेल्यूराइट। इसको बोलेंगे कि हम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम टेल्यूराइट, या सोडियम टेल्यूराइट बना दिया। अब ये सोडियम टेल्यूराइट बनाने के कारण ये लवण बना दिया। तो लवण बनाने के कारण अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि TO2 एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। TO2 उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पानी से जल से अभिक्रिया नहीं करके क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम टेल्यूराइट लवण बनाता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाते हैं, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड दिखाएंगे, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करने की क्षमता होगी। इसमें अम्ल से भी रिएक्शन करने की क्षमता होगी और क्षार से भी रिएक्शन करने की क्षमता होगी। इसलिए TO2 एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी ये जितने हैं, ये बनाए सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, और ये क्या बनाते हैं, अम्ल, और ये भी क्या बनाते हैं, अम्ल। लेकिन TO2 क्या होते हैं, SO2 अम्ल, और SeO2 ये अम्ल का ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन TO2 क्या होता है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं, EO3 जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। EO3 जितना वर्ग 16 के तत्व हैं जो टेट्रा ऑक्साइड बनाते हैं, वो सभी जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल देते हैं। जैसे में SO3 जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल देते हैं, SeO3 जल के साथ अभिक्रिया करके सेलेनिक अम्ल बनाते हैं, TO3 जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, टेल्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिसको
स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों यहाँ देखिए हैलोजन अगला रासायनिक गुण है हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। अगर वर्ग 16 के तत्वों को देखेंगे तो 3 तरह का आपका हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, EX6, EX4, EX2, 3 तरह का बनाते हैं आपका हैलोजन के साथ। पहला EX6, EH6 में खास करके इसमें हेक्साफ्लोराइड ही बनते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोरीन ही बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं, बाकी सब उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए इसमें खास करके हेक्साफ्लोराइड ही बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर SF6, ACF6, TF6, इसमें सबसे ज़्यादा अस्थायित्व SF6 होते हैं, और इसके जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसके अस्थायित्व क्या होता है, घटता है। वही बात है कि जैसे जैसे यहाँ नीचे हम लोग जाएंगे इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता इसका होगा। अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होती है? क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होती है? क्रियाशीलता बढ़ती है। अगर वही बात आप यहाँ देखें तो EX4 में, तो यहाँ पर SF4 गैस होता है, ACF4 द्रव होता है, TF4 क्या होते हैं? TF4 ठोस होते हैं। अगर हम बात करें तो इतना बात समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या हम इसमें जो ब्रोमाइड होता है, ब्रोमाइड, अगर आप देखेंगे तो इसमें SeBr4, TeBr4, PoBr4, इसमें ये दोनों अस्थायी होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों अस्थायी होते हैं, जबकि ये अस्थायी हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण इसका है कि ये जल के साथ, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सेलेनियस अम्ल बनाते हैं। ये सेलेनियस अम्ल बनाते हैं, बहुत ही आसानी से इसका बॉन्ड टूट जाते हैं। आसानी से बॉन्ड टूट के ये जल के साथ क्या करें? जल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और सेलेनियस अम्ल बनाते हैं, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। जबकि ये दोनों क्या होते हैं? जबकि ये दोनों अस्थायी होते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम बोले ACBER4 प्लस H2O, अगर इसका रिएक्शन देखेंगे तो इसका हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं। ACBR4 प्लस H2O, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ बनेगा आपका SeOH2 प्लस HBr। अब इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ बैलेंस के लिए हमको देखिए, यहाँ 4 गो, कितना 4, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 4, और इसलिए यहाँ पर एक 4 ब्रोमीन 4 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, यानी 2 2 4, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया ना, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 4 2 6 और 2 यहाँ, इसमें बैलेंस अगर करेंगे तो बैलेंस अगर देखें हम तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, यहाँ लगा दे 4 4 दूना 8, 4 दूना 4 को ऑक्सीजन, 2 तो 2 दूना 4, 2 को ये 4 आपका हो गया ब्रोमीन में भी। ठीक है, आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा। इसको क्या कर लीजिएगा? इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ये क्या बना? SO2। अब ये SeOH2 ये बदल जाता है काजी में H2SeO3 में। ये अगर आप घटित जब होता है, जब ये घटित होता है जल में, तो SeOH2 क्या बनाता है? सेलेनियस अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर देती है? सेलेनियस अम्ल का निर्माण कर देती है। और सेलेनियस अम्ल जैसे ही बनता है, ये सेलेनियस एक मिनट शायद यहाँ पर होना चाहिए Se4, यहाँ पर 4 यहाँ 4 होना चाहिए ना, 4 सॉरी, तब अब बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन तो 2 दूना 4 4 1 5, यहाँ 4 तो 4 4 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ हो गया कितना? 4 को ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ 4 सॉरी, यहाँ 4, तो यहाँ से अगर H2SeO3 हमने लिया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिए, 2 हाइड्रोजन बच गए आखिर में, 2 हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन 4 को था, 3 को ले लिए, 1 बच गया ऑक्सीजन, वाटर बना दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सेलेनियस हाइड्रोक्साइड है, ये सेलेनियस हाइड्रोक्साइड अब घटित होकर क्या बना रहा है? सेलेनियस अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सेलेनियस आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं। आसानी से बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या है?
अस्थाई है, अस्थाई है, क्या है, अस्थाई, इसलिए क्या होते हैं, अस्थाई, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, जबकि ये दोनों अस्थाई होते हैं। शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ सेलेनियम को छोड़कर सभी तत्व डाई क्लोराइड एवं डाई ब्रोमाइड बनाते हैं। सेलेनियम इसमें सेलेनियम जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सेलेनियम को छोड़कर सभी तत्व डाई ब्रोमाइड एवं डाई क्लोराइड बनाते हैं। ये सेलेनियस जो है डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड नहीं बनाते। सेलेनियस जो है वो डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड नहीं बनाते, बल्कि सल्फर और सल्फर ये सब क्या करते हैं, डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड बनाते हैं। तो अब हम लोग का रासायनिक गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डाई ऑक्सीजन किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन को किस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ कुछ हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ प्रसंकरण sp3, ये सब का प्रसंकरण sp3 होता है और आकृति क्या होता है, ये सब का आकृति चतुष्फलकीय होता है। इसे आप लोग क्या कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं डाई ऑक्सीजन किस तरह से बनाया जाता है। प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में आप देखेंगे कि डाइऑक्साइड बनाने की विधि होता है कि KClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड के उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। KCl3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो बेसिकली बनेगा KCl + O2, बैलेंस करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 2। इस प्रकार क्या करते हैं, प्रयोगशाला में आसानी से KClO3 को हम अपघटित कर देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है KCl3 KCl और यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, डाई ऑक्सीजन। क्या मिल गया हमको, डाई ऑक्सीजन। अब किसकी प्राप्ति होती है, यहाँ पर हमको डाई ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इतना बात समझ। अन्य विधि भी होता है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, अन्य विधि भी होता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप देखे होंगे तो सबसे निम्न कैटेगरी का ऑक्साइड जिसका बनता था, जैसे में हम आपको बताते हैं Ag, अगर हम देखें यहाँ तो वैद्युत तापीय अपघट, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, तापीय अपघट से भी तापीय अपघट में क्या है कि जो सबसे निम्न कैटेगरी के, जो हम लोग रासायनिक श्रेणी पढ़े हैं, रासायनिक श्रेणी, उस रासायनिक श्रेणी में जो निम्न कैटेगरी के ऑक्साइड होते थे, सिर्फ उसको आप गर्म कर देंगे तो उस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, डाई ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे में हम लिखते हैं AgO2, अगर इसको सिर्फ हम गर्म कर देंगे तो यहाँ से Ag मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा O2, है ना। यहाँ बैलेंस कर लेंगे हम 2, यहाँ पर क्या करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं जिसको हम गर्म करके निकाल सकते हैं। जैसे HgO, क्या HgO हाइड्रोगिरम ऑक्साइड, इसको भी सिर्फ हम गर्म कर देंगे तो इस प्रकार का हमको हाइड्रोगिरम मिल जाएगा और ऑक्साइड मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, हाइड्रोगिरम ऑक्साइड। इस प्रकार भी क्या किया जा सकता है, तापीय अपघट से भी ऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। इतना बात आपके सामने हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में हमको ऑक्साइड, यहाँ पर जो प्रयोगशाला विधि है इसमें अधिक मात्रा में उतना हमें ऑक्साइड जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है। तो पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जो होता है या तो जल से या तो वायु से प्राप्त किया जाता है। अब कुछ जल से प्राप्त किया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक करवाते हैं, मतलब वैद्युत अपघट करवाकर जल में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवाकर हम ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, है ना। उसी प्रकार वायु में अगर हम देखेंगे तो वायु में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा, जिसको परभाजी आसवन विधि कहते हैं, परभाजी आसवन विधि से वायु के कंपोनेंट को अलग करके हम उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इस प्रकार भी क्या किया जा सकता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति किया जा सकता है। शायद इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो इतना बात हम आपको एक और बात यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम एक और बात भी लिख सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में डाई ऑक्सीजन जल एवं वायु से प्राप्त किया जाता है।
जल से वैद्युत अपघटन करवाकर, क्या करवाकर? जल का वैद्युत अपघटन करके। अगर आप जल में वैद्युत अपघटन करते हैं तो आप ये देखिएगा, ये मान लो ये जल है, वाटर H2O, और ये एनोड हो गया, प्लस में रखते हैं इसको, ये कैथोड हो गया, इसको माइनस में रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मान लो हमने इसे जोड़ दिया ये बैटरी से, इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर H+O- के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ से जो प्लस वाला होगा वो किस पे जाएगा? कैथोड की ओर, और माइनस वाला जो ऑक्सीजन वो किस पे आएगा? एनोड पर। तो ये एनोड पर मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होगी, ऑक्सीजन किस पे? O2 एनोड पर मुक्त होगी। कहाँ पर मुक्त होगी? एनोड पर मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? जल से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम वायु से, तो वायु से प्राप्त करने का एक विधि है जिसे प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। वायु से ऑक्सीजन प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आया होगा डाइऑक्सीजन के बारे में। तो डाइऑक्सीजन के बारे में इतना बात हम लोग समझ गए। अब इसका रिएक्शन देखेंगे, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं डाइऑक्सीजन की धातुएं और धातुओं के साथ यौगिकों के साथ क्या होता है? अभिक्रिया होते हैं। तो यहाँ कैल्शियम अगर देखेंगे तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम धातु है, और धातु ऑक्सीजन के साथ बनता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम भी धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। और फास्फोरस क्या है? फास्फोरस तो अधातु है, फास्फोरस अधातु है। ऑक्सीजन के साथ जब ये अभिक्रिया करवाया तब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन भी क्या है? कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। और यहाँ पर सबसे अच्छा रिएक्शन जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। कुछ जो अभिक्रिया होते हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है, वो एनसीईआरटी बुक में कुछ दिया हुआ है कि कुछ उत्प्रेरकीय ऑक्सीकारक भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऑक्सीकारक होते हैं जो ऑक्सीजन से सीधे अभिक्रिया करते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकारक, क्या आपका उत्प्रेरकीय ऑक्सीकारक। अगर उत्प्रेरकीय ऑक्सीकारक देखेंगे तो इसमें SO2 होता है जो डाइऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? किसके उपस्थिति में? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में देखिएगा तो यहाँ पर बन जाएगा Ac 2 3 2 6, लो 2 2 4 4 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ना 3 2 6 4 2 6। तो ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर बन गया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में। और उसी प्रकार अगर HCl का रिएक्शन देखेंगे आप, HCl प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन किसके उपस्थिति में? कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बन जाएगा, पानी तो बनेगा ही बनेगा, कन्फर्म बात है। पानी तो बनेगा ही बनेगा। और साथ में क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है ना, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा एज गैस के रूप में। किसके रूप में निकल जाएगा? गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, पानी बन गया। यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, 2 2 2 4 2 हाइड्रोजन 2 ठीक 2 2 4 4 कर लीजिए, 4 को यहाँ 2 यहाँ पर बैलेंस, 2 2 4 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया? ऑक्सीजन के कुछ हम लोग रिएक्शन भी देख लिए। और आगे हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड का निर्माण। ऑक्साइड का निर्माण किस तरह से होता है? जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन किसी अन्य अगर तत्व के साथ होता है तो उसी को ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन अकेले है, ये अकेला ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम कुछ भी यहाँ लगा दें, कुछ भी लगा दें तो ये क्या बन जाता है? उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो ऑक्सीजन अगर किसी तत्व के साथ संयोग करता है तब ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये बात याद होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन है, हाँ, इसके साथ कुछ भी हम ला के लगा देंगे, N लगा दिए,
पी भी लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, तो जब इसके साथ आप किसी भी अन्य तत्व को लगा देंगे तो ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदल जाता है। अगर ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ रिएक्शन कर जाए तो उसको ऑक्साइड में बदल देता है, उसी को ऑक्साइड कहते हैं। अब ऑक्सीजन का ऑक्साइड किस तरह का होता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड का प्रकृति 3 तरह का होता है, अम्ल, क्षार, उभयधर्मी। अम्ल, क्षार, उदासीन, उभयधर्मी, 4 प्रकार के बोल सकते हैं। अम्ल, क्षार, बेसिकली इसका अम्ल और क्षार होते हैं इसका गुण। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ कुछ लिखे हैं बात कि अगर अधातु के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैं आपके सामने लिखा हुआ हो कि कार्बन अधातु है, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय है। उसी प्रकार सल्फर के साथ किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय है। नाइट्रोजन के साथ किया था, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाया, इसका अम्लीय होता है ऑक्साइड। अब उसी पर यहाँ पर कुछ अपवाद दिया हुआ है, जैसे में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब उदासीन ऑक्साइड है। ये सब क्या है, ये आपका उदासीन ऑक्साइड है। एज इट इज़ ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सीधे क्या होते हैं, ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं। अगर हम उसी बात देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है धातु, अगर धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैं यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये क्षारीय होते हैं। सोडियम ऑक्साइड बना दिए। अपवाद में यहाँ पर ZnO, SnO2, ये क्या होता है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी का मतलब होता है, उभयधर्मी इसका मतलब होता है कि ये क्षार से भी रिएक्शन कर सकता है और अम्ल से भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये तीनों क्षार से भी रिएक्शन दिखा सकते हैं और अम्ल के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इतना बात शायद आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अब हम लोग ओजोन के बारे में जानेंगे। ओजोन का सूत्र जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, O3 होता है। इसका आणविक भार क्या होता है, 48 होता है। ओन मार्म एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑक्सीजन में जब धारा बहाया तो उनको अजब तरह का गंध आया। तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन में धारा बहाने से एक अजब तरह का, अलग तरह का क्या होता है, गंध मिलती है। उन्होंने ये बात बताई थी। वही आए सोनबीन, इसके बाद उन्होंने इस अलग गंध वाली गैस को क्या बोल दिए, ओजोन कह दिए। अब वही ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का क्या है, ओजोन देखो, ओजोन किससे बना हुआ, ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। वही जो अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन लेयर है, मतलब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या होता है, वायु में जो ऑक्सीजन होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर क्या में बदल जाते हैं, ओजोन में बदल जाते हैं। प्रकाश में होता है अल्ट्रावायलेट रे, आपको मालूम होना चाहिए अल्ट्रावायलेट रे, मतलब इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण। क्या बोलते हैं, पराबैंगनिक किरण। तो पराबैंगनिक किरण हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। यही वो ओजोन जो होता है, ये एक लेयर बना दिया है ऊपर में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वो ओजोन का एक लेयर है। ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा करती है ये पराबैंगनिक किरणें से, क्योंकि जब पराबैंगनिक किरण आती है तो उसको सोख लेती है और बाकी प्रकाश को धरती तक पहुंचने देती है। अगर बाई मिस्टेक जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो जाए और छेद हो जाए तो वो पराबैंगनिक किरणें सीधे धरती पर आएगी और जीव जंतुओं, जितने जीव जंतुएं हैं, मनुष्य है, उसके स्किन पर पड़ के उसे त्वचा कैंसर कर सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है। तो ये हमें दुष्प्रभाव से बचाती है, पराबैंगनिक के दुष्प्रभावों से बचाने का काम करता है ओजोन लेयर। इतना बात समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम लोग देखेंगे ओजोन को बनाने में कितना आसान है। ओजोन बनाना बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे ओजोन बनाने के लिए आप क्या किए, शुष्क कोई विसर्ग नली लीजिए, वो शुष्क रहना, उसमें विसर्ग नली लीजिए, उसमें शुद्ध ऑक्सीजन या वायु भर लीजिए और उसमें क्या कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पार कर दीजिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा 10%, वो वायु का 10%, लगभग 10% ऑक्सीजन किस में बदल जाएगा, ओजोन में बदल जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा होगा कि शुष्क तरह से, यहाँ वही बात लिखा होगा, शुष्क तरह शुद्ध ऑक्सीजन या वायु में मौन विद्युत विसर्ग प्रवाहित करने पर, जैसे विद्युत विसर्ग प्रवाहित करते हैं, है ना, किसमें करने पर क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन क्या में बदल जाता है, ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या में परिवर्तित हो रहा है, ओजोन में। ये अभिक्रिया क्या, कौन सा अभिक्रिया होता है, उष्माशोषी। इसलिए यहाँ पर हीट जो होते हैं, हीट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो हीट में चेंजिंग होता है वो हीट में चेंजिंग ज़्यादा हो जाता है। कारण क्या है कि ये उष्माशोषी है, ना कि उष्माक्षेपी। अगर उष्माक्षेपी होता तो हीट निकलता, हीट में कमी होता, हीट चेंजिंग कमी होता, लेकिन यहाँ पर हीट का चेंजिंग प्लस में है किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पर ये क्यों, कौन सी अभिक्रिया है, ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, उष्माशोषी। इसमें हीट उत्सर्जित नहीं होता है, हीट अवशोषित होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा मित्रों।
अब हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला विधि, किस तरह से प्रयोगशाला में हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रयोगशाला विधि देखेंगे।